नमस्कार साथियों, हम बात करने वाले हैं आज नवीन सर की जो क्लास कल हुई थी, आप सभी को पता है, नायक बैच की, जो कि फाउंडेशन बैच है आपका एसएससी का। और एसएससी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं उसके ये सेट स्टार्ट किए गए हैं, यानी कुल 30 सेट आपके होने वाले हैं और उन्हीं में से आज हम लोग पहले सेट पर बात करने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा। मैं डेली बेस पर आपको ये तैयार कराऊंगा, नायक बैच के जो भी जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट सर कराएंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। आज का हमारा पहला सेट ये हम देख लेते हैं, इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा तो मैं आपको आगे इस सीरीज़ को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पूछा गया आपसे कथकली। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा शास्त्रीय नृत्य था और उसमें बताया गया था कथकली के बारे में। देखिए, इसमें जो नायक होता है इसे बोलते हैं पाचा। ये एक शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी को पता है, केरल का है। केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है आपका मोहिनीअट्टम और एक है आपका कथकली। जो कथकली है इसका संबंध है महाभारत, रामायण और पुराणों से, ठीक है। इसमें मैंने बताया आपको, एक नायक होता है जिसको पाचा कहते हैं और इसमें एक खलनायक होता है जिसे काथी कहते हैं। कथकली में जो मुद्राएं होती हैं, स्टेप होते हैं, वो 24 आपके स्टेप्स होते हैं और 5 प्रकार के इसमें श्रृंगार होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कुल शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो अभी वर्तमान में 9 हैं। वैसे तो आपके 8 हैं, लेकिन अगर माना जाए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इनको 9 बताया गया है। और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किसको मान्यता दी गई है, तो छऊ जो नृत्य है इसको मान्यता दी गई है। बेसिकली जो आपका छऊ नृत्य है ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो एक है मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा में होता है आपका, एक है सरायकल ये आपका झारखंड में होता है, और एक है आपका पुरुलिया जो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एक नृत्य है आपका कुचिपुड़ी जो कृष्णा जिले कुचेलापुरम है आपका आंध्र प्रदेश में, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं पर आपसे पूछे सस्त्रिया, तो ये 8वां था भारत का, और अब तक नवीनतम जो आपका शास्त्रीय नृत्य था वो सत्रिया था। 2000 में इसको शामिल किया गया था और असम का है ये एक क्लासिकल आपका नृत्य। और इसके जो फाउंडेशन रखा था वो किसने रखा था, श्रीमंत शंकर देव के द्वारा रखा गया था। आपसे पूछा है कि सबसे पुराना हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा, तो वो है भरतनाट्यम। ये कहाँ का, तमिलनाडु का है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुरी में मणिपुरी है आपका नृत्य जो कि मणिपुर में होता है। एक है आपका कथक और जो उत्तर भारत का है और मुगलों द्वारा इसे सहायता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आपसे बात की गई थी यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ आप सभी को पता है इसके कुल अंग जो हैं वो 6 हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी कब, तो 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट आपसे पूछे इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब जो इसके 6 अंग हैं आप सभी को पता है, उसमें से एक अंग ऐसा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड की मैंने ऊपर आपके लिए राजधानी भी लिखी है जो कि एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, यहाँ पर है द हेग में, ठीक है, द हेग में है। और इसमें कुल जजों की संख्या होती है 15, कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। तो इसका मुख्यालय द हेग में है, जबकि इसके जो 5 अन्य अंग हैं उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। अगर हम भाषा की बात करें तो इसकी कार्यकारी भाषाएं 2 हैं। वैसे इसकी 6 भाषाएं टोटल, और कार्यकारी भाषा देखें तो वो 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। इसके चार्टर, तो इसमें कुल कितने चार्टर हैं, तो 19 चार्टर में 19 चैप्टर हैं जिसमें आपके 111 आर्टिकल हैं। इसी का एक अंग है आपका यूएनएससी, आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें आपके 15 सदस्य होते हैं, कितने, 15, जिसमें से आपके 10 अस्थायी होते हैं और 5 आपके स्थायी होते हैं, ठीक है। इनमें स्थायी कौन कौन से हैं, ये स्थायी कर लेना है यहाँ पर, स्थायी 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था हमारा वो नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। इसमें देखिए कौन कौन सी हमें महत्वपूर्ण जानकारी पता चलेंगी। तो आप सभी को पता है अल्फ्रेड नोबेल, जो आप सभी लोग जानते होंगे, इनका जन्म जो हुआ था 1833 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1896। तो इनकी मृत्यु के पश्चात ही एक घोषणा की गई कि इनकी जो भी संपत्ति है वो नोबेल पुरस्कारों में वितरित की जाएगी, और इसकी घोषणा की गई थी 1900 में। और पहली बार जो आपके नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वो 1901 से देना स्टार्ट किए गए थे। ये तब 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन 1968 में इसमें एक क्षेत्र और जोड़ा गया और ये 6 क्षेत्र हो गए। कौन कौन से, तो भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को पहली बार कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था, लेकिन पहली बार जोड़ा कब गया था, 1968 में जोड़ा गया था। ऐसे आपसे पूछे गणित का नोबेल किसे बोलते हैं, तो गणित का नोबेल बोलते हैं एबेल पुरस्कार को। ये नोबेल पुरस्कार के तहत नहीं आता, ये आप लोग याद रखना, इसलिए मैंने अलग से इसको लिख दिया है। अगर बात की जाए आपकी कि जो आपके नोबेल पुरस्कार हैं इनकी घोषणा कब की जाती है, तो इनकी घोषणा की जाती है अक्टूबर में, और ये दिए कब जाते हैं, यानी प्रदान कब किए जाते हैं, तो 10 दिसंबर को ये प्रदान किए जाते हैं। और जिस दिन आपका मानवाधिकार दिवस मनाया था इस दिन इनको प्रदान किया जाता है स्टॉकहोम में।
इनमें से ही एक शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये ओस्लो में दिया जाता है, और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और इसी की संसद है स्टोर्डिंग संसद, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे कम उम्र में जिनको आपका नोबेल पुरस्कार मिला है वे है मलाला यूसुफजई। 17 वर्ष की उम्र में इन्हें मिल गया था, और इनकी बहुत ही बेहतरीन सी एक बुक है जिसको आपको याद रखना है, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये इनकी बुक है। ठीक है, 2014 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई को, और सबसे अधिक उम्र में जो दिया गया था वो 97 की उम्र थी, ये दिया गया था किसको, गुड एनफ को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा हवाई अड्डों से संबंधित, तो इसमें जितने इफेक्ट उन्होंने सर ने बताए थे वो सब मैंने यहाँ लिखे हैं आपके लिए। भारत में हवाई परिवहन शुरुआत कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी, और एक हवाई डाक सेवा थी जो प्रयागराज से नैनी के मध्य चलाई गई थी आपकी। 1932 में आप सभी को बताया टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी, और 1946 में ये एयर इंडिया के नाम से जाना गया। नेक्स्ट आपसे पूछे कि भारत का पहला आपका एयरपोर्ट कौन सा था, तो जुहू एयरपोर्ट था जो कि 1928 में आपका बना था। नेक्स्ट भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, तो वह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि आपका हैदराबाद में है। 100वां एयरपोर्ट भारत का कौन सा है, तो पांग्यांग, ये आपका सिक्किम में है। वायुयान एक्ट कब आया था, तो 1934 में आया था। और सोलर से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, जो कि पीपीपी मॉडल पर आधारित है आपका, तो कोच्चिन एयरपोर्ट है आपका। ठीक है, ये सोलर संचालित आपका भारत का और विश्व का पहला एयरपोर्ट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो संबंधित था आपका जनगणना से, और जनगणना से संबंधित जितने इफेक्ट बताए थे वो मैंने सब यहाँ पर लिखे हैं। देखिए जनगणना का जो क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था कि जनगणना वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में कितनी हुई है, तो आप सभी को पता है 17.64% की क्या हुई है, वृद्धि हुई थी। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वृद्धि जो भारत में हुई थी, जनसंख्या वृद्धि, वो कब हुई थी, तो 1961 से 71 के मध्य जो आपकी जनगणना हुई थी, और 1971 की जनगणना में 24.80% आपकी वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि हाईएस्ट थी अब तक। लेकिन जनसंख्या वृद्धि में कमी भी आई थी, वो 1911 से 1921 के बीच में -0.31% की कमी भी देखी गई थी, तो ये सबसे कम थी। अब 2011 की जनगणना के बारे में हम लोग बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके, जैसे कि आपसे पूछा जाए हाँ, आपसे पूछा जाए 2011 की जो वाक्य था इसका आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका वो था आदर्श वाक्य, और इसके आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली। जो ये आपके डाटा था वो कब पेश किया गया था, तो 31 मार्च 2011 को इसका डाटा पेश किया गया था, जनगणना 2011 का। इसमें जनसंख्या घनत्व 382 था आपका, और लिंगानुपात आपका 943 था, और बाल लिंगानुपात जो था आपका 919 था। वहीं पर साक्षरता की बात करें तो साक्षरता आपकी 74.04% थी, जिसमें मेल की थी आपकी 82.10, और मेल की थी आपकी वो फीमेल की थी आपकी 65.46%। ठीक है, ये भी आपका रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में और सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन जो था वो एक शब्द से था, और पूछा गया था कि फॉलो ऑन शब्द किस में प्रयोग होता है, तो फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग होता है केवल टेस्ट मैच में, यानी क्रिकेट में इसका प्रयोग होता है। 200 रनों का जब अंतर हो जाता है आपका, एक खिलाड़ी एक टीम के बाद दूसरी टीम जब खेलती है तो उसमें फॉलो ऑन का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है जो टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसमें जो लंच ब्रेक होता है वो 40 मिनट का होता है, और टी ब्रेक जो होता है आपका वो 20 मिनट का होता है, और इनिंग ब्रेक जो होता है वो 10 मिनट का होता है। ठीक है, ऐसी एक सिस्टम है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा डकवर्थ लुईस सिस्टम। ये काफ़ी ज़्यादा जब आपकी बारिश वगैरह हो जाती है तो उस समय ये सिस्टम लगाया था, जिसे वो DLS बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी, और किस किस के मैच हुए थे उस समय जब इसका प्रयोग किया गया था, तो जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मध्य जो मैच था इसका उपयोग किया गया था। ये केवल टेस्ट मैच में यूज़ नहीं होता, बाकी जितने भी आपके T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट है इनमें उपयोग कर लिया जाता है डकवर्थ लुईस सिस्टम। नेक्स्ट आपसे पूछिए DRS, आप लोग इसको भी जानते होंगे, डिसीजन रिव्यू सिस्टम है ना। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, और इसके तहत पहला खिलाड़ी जो आउट हुआ था वो था वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग T20 फॉर्मेट के पहले कप्तान थे, और विराट कोहली पिंक बॉल से बनने वाले पहले कप्तान थे। वनडे में पहले कप्तान कौन से थे आपके, तो वनडे के अंतर्राष्ट्रीय कप्तान जो थे पहले वो थे अजीत वार्डेकर। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना। 1.5 घंटे की वीडियो मैं आपको केवल 20 मिनट के अंदर कराने वाला हूं। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, आपका अच्छा रिवीजन हो रहा हो, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ। ठीक है, और नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। करंट अफेयर की डेली वीडियो आपको एक मिलती है, और कल इसकी वीडियो आपकी फुल लेंथ की वीडियो आने वाली है, उसको भी आप लोग देखना मत भूलना, जिसमें आपको 1 मई से लेकर 7 मई का करंट अफेयर में कराने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2022 था आपका, वो किसको दिया गया था, गीतांजलि श्री को दिया गया था। इनका उपन्यास था रेत समाधि। इनके कुछ अन्य बुक हैं, जैसे एक बुक है तिरोहित और एक है द एम्प्टी स्पेस, ये भी इन्हीं की बुक है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में स्टैब्लिश किया गया था, इनको स्थापित किया गया था।
जुम्पल आईडी की कुछ पुस्तकें जैसे द लोलैंड और द नेमसेक, ये भी आपका देखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। तो गवर्नर जनरल जो था वो पहला गवर्नर जो था आपका वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंग था। वहीं पे भारत का वायसराय पहला कौन था, वो था कैनिंग। अब इनको कुछ आपके अधिनियम थे उनके तहत बनाया गया था। जैसे बंगाल का गवर्नर किस अधिनियम से बना था आपका, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था आपका वो 1773 के एक्ट से बना था। वहीं पर वायसराय भारत का गवर्नर जनरल किससे बना था, तो 1833 के एक्ट से। और जो वायसराय था वो आपका 1858 के एक्ट से बनाया गया था। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछे सन 1873 का रेगुलेटिंग जो 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1774 में इसमें कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, जिसमें एक जज था आपका मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था लॉर्ड एलिजाबेथ, और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसमें हाइड, चैम्बर्स और लिमनेस्टर था आपका। ठीक है, हाइड, चैम्बर और लिमनेस्टर। आप एक ट्रिक के माध्यम से इन तीनों को याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक है आपकी HCl, है ना, आप लोग अब तक याद करते होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन आज आप HCl से याद रख लेना क्या, हाइड, चैम्बर और लिमनेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपका बोलते हैं। और इसके तहत क्या हुआ था, तो कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की बात की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था। विधान परिषद को द्विसदनीय बनाया गया था, जिसमें से आपका एक था राज्य परिषद और एक था केंद्रीय विधानसभा। जो राज्य परिषद थी इसमें आपके 60 सदस्य थे और ये उच्च सदन था, जबकि आपका निम्न सदन था आपका केंद्रीय विधानसभा जिसमें 145 सदस्य आपके होने चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसको दासता का नया अधिकार पत्र किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इसके तहत केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था, यानी प्रांतों से समाप्त कर केंद्र में इसको लगाया गया था द्वैत शासन को। प्रांतीय सरकार बनाई गई पहली बार 1937 में। बर्मा को अलग किया गया 1937 में। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में। इसमें कुल जजों की संख्या थी 1+6, यहाँ 1+6 कर लेना, यानी टोटल जो जज थे आपके वो 7 थे। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे आपके कौन, मॉरिस गेवेयर। RBI की स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई थी 1935 में, और शक्तियों का विभाजन किया गया था 3 में। ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट आपसे मुझे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को। और माउंटबेटन योजना और बाल्कन प्लान जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, ये कब आया था आपका, तो 3 जून 1947 को। नेक्स्ट आप सभी को बताया प्रथम व्यापारिक संबंध जो भारत के थे वो किसके साथ थे, पुर्तगालियों के साथ थे। वास्को डी गामा आया था 20 मई 1498 को भारत में। दूसरी बार आया था 1502 में, और तीसरी बार आया था 1524 में। पहली फैक्ट्री जो लगाई थी आपकी पुर्तगालियों ने वो कोचीन में लगाई थी 1503 में, और सेकंड फैक्ट्री जो लगाई थी 1505 में कन्नूर में लगाई थी। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें कि जो पुर्तगालियों को भारत में वास्तविक संस्थापक था वो कौन था आपका, अल्बुकर्क था, जो कि 1509 से 1515 तक रहा था। 1510 में इसने गोवा को जीत लिया था। वहीं पर पुर्तगालियों को जो पहला गवर्नर था वो था अल्मीडा। 1505 से 1509 तक ये रहा था, और इसी के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में चलाई गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे पुर्तगाली भारत से वापस कब गए, तो 1961 में गए थे आपके। हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय, इसके तहत इनको भगाया था पुर्तगालियों को भारत में। यानी कहने का मतलब सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, और सबसे बाद में भी कौन गए थे, पुर्तगाली। और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारत में कौन रहे थे, तो पुर्तगाली ही रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो कुछ फैक्ट हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपका स्थापना हुआ था वो उस समय रानी थी आपकी कौन, तो रानी एलिजाबेथ थी ब्रिटेन की। इसका निर्माण हुआ था इसका निर्माण जो हुआ था वो 1600 में हुआ था। चार्टर एक्ट आया था आपका 31 दिसंबर 1600 में। 15 वर्ष को समय दिया गया था, और जो इसका निर्माण जिसने किया था इनको बोला गया था मर्चेंट एडवेंचर्स। और उस समय भारत का राजा कौन था, तो आप सभी लोग जानते हैं अकबर थे। नेक्स्ट आपसे पूछे कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिसकी कुल सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। इसमें आपके पश्चिम में 5 राज्य हैं और पूरब में आपके 4 राज्य हैं। पश्चिम में कौन कौन से, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। पूरब में कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु में। आप सभी को पता होगा कि जो सबसे लंबी सीमा लगती है समुद्र से वो किसकी लगती है, तट से, वो लगती है आपकी गुजरात की। और सबसे छोटी सीमा जो लगती है वो आपकी लगती है किसकी, तो गोवा की। वहीं पर सेकंड सबसे लंबी जो सीमा लगती है आपकी वो आंध्र प्रदेश की लगती है, और तीसरी सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो 906 किलोमीटर तमिलनाडु की लगती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे 9 डिग्री चैनल, तो ये किस किस के मध्य है, आप सभी को बताएं, मिनिकॉय,
और लक्षद्वीप के मध्य है। 8 डिग्री चैनल ये आपका मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। वहीं पर आपसे पूछे कि दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, ये जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु जो कि 97 डिग्री 25 मिनट किविथु। पश्चिमी बिंदु देखिए आपसे तो गौर माता 68 डिग्री 7 मिनट। और ऋतु बिंदु आपसे पूछे तो वह इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट पर। वहीं पर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और पूर्व से पश्चिम आपसे पूछे तो वह 2933 किलोमीटर। वहीं पर आपसे अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कर्क रेखा से पूछा गया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है या कौन कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है, गुजरती है। तो गुजरने वाले हम देख लेते हैं तो अपने आप ही हमें याद हो जाएगा कि किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। और जो कर्क रेखा है आपकी वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, जो कि भारत का 2 भागों में विभाजन भी करती है। तो ये आपकी नायक 2.0 जो आपका एक बैच है ना, नवीन सर के द्वारा इसमें क्लास कराई जा रही है, आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। आज उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट भी होगा। अगर आप लोग कमेंट अच्छे से ज़्यादा करेंगे और लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं इसका सेकंड आपका जो पार्ट है और लगातार जो आपके 30 पार्ट आएंगे उनको भी लेकर आ सकता हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।